10 दिन पहले वो बुजुर्ग हराका से लड़ाई में अपनी पूरी ताकत झोंक चुका था। वो लड़ाई उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बुजुर्ग को बुरी तरह घायल कर दिया था और खुद को वहां से बचा लिया था। अब उसने न केवल अपनी ताकत वापस पाई थी, बल्कि बुजुर्ग की हड्डी की सील से भी पूरी तरह छुटकारा पा लिया था। बुजुर्ग हराका को ठीक होने में महीनों लगेंगे। अब मुझे स्काई मर्चेंट के इलाके की तरफ जाना होगा। छोटू ने तय किया कि वो अब खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाएगा, ताकि अगली बार किसी को भी उसे कम आंकने का मौका ना मिले। अराजक दानव सागर में कई दल थे, लेकिन उनमें से सबसे ताकतवर था स्काई मर्चेंट हॉल। ये ना सिर्फ अराजक दानव सागर का सबसे मशहूर गुट था, बल्कि व्यापार और जानकारी के मामले में सबसे आगे भी था। यहाँ नीलामियां होती थी और हर तरह की दुर्लभ और अनोखी चीजें बिकती थी। लेकिन इस इलाके में ताकत के बिना कोई भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। स्काई मर्चेंट के पास ना सिर्फ दौलत थी, बल्कि इतनी ताकत भी थी कि कोई दूसरा दल उन्हें निगलने या खत्म करने की हिम्मत नहीं करता। छोटू ने गहरी सांस लेते हुए सोचा, मुझे इस नीलामी में जाना होगा। शायद मुझे ध्रुव भाई और निंजा के बारे में कोई जानकारी मिल जाए, और हो सकता है अज्ञात समुद्री नक्शे भी। इसके अलावा छोटू का मकसद दूसरा पूर्वजी निशान भी ढूंढना था। उसने शून्य पत्थर से वादा किया था कि 2-3 साल में वो पूर्वी क्षेत्र में लौटेगा और वहां राजा स्तर के अंधेरे के गुलाम को खत्म करेगा। साथ ही उसे अपने पुराने दुश्मनों से भी हिसाब लेना था। मीरांस दल। छोटू के होंठ सख्ती से भींच गए। उसकी आंखों में जानलेवा गुस्सा चमक रहा था। वो अब भी याद करता था कैसे उसे और उसके भाइयों को अपने ही घर से भागना पड़ा था। छोटू ने अपने विचारों को झटकते हुए कहा, अब वक्त आ गया है। वो तेजी से आसमान में उड़ गया। हवाई सागर के इलाके और स्काई मर्चेंट इलाका काफी दूर थे। छोटू ने रास्ता तय करने के लिए ग्रीन ड्रैगन के पंखों को इस्तेमाल किया। शुरुआत में उसे हर कुछ घंटों में आराम करना पड़ता था, क्योंकि उड़ान में बहुत ज्यादा ताकत लगती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी ताकत का बेहतर इस्तेमाल करना सीख लिया। सब्सक्राइब माई चैनल स्टोरी हब 360। अब उसकी उड़ान न केवल तेज थी, बल्कि लंबी भी हो चुकी थी। 20 दिनों से भी ज्यादा सफर करने के बाद छोटू ने कई तरह के खतरे झेले। समुद्री तूफान, लड़ाइयाँ और अजीबोगरीब जानवर, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। इस दौरान छोटू ने कई व्यापारी जहाजों का सामना किया। कभी कभी वो उन पर रुककर जानकारी लेता, लेकिन ज्यादातर वक्त अकेले ही सफर करता। छोटू ने अपने आप को शांत करते हुए सोचा, इस रफ्तार से मैं 1 हफ्ते में स्काई मर्चेंट इलाके में पहुंच जाऊंगा। उसकी आंखों में एक नया जोश और निश्चय था। वो जानता था कि स्काई मर्चेंट इलाका न केवल उसकी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि उसे आगे की लड़ाई के लिए तैयार भी करेगा। छोटू आसमान में उड़ता हुआ अपने सफर के बारे में सोच रहा था। तभी उसके दिमाग में यानी की आवाज गूंजी, ध्रुव, लगता है कि इस इलाके में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। छोटू ने भौंवे चढ़ाते हुए जवाब दिया, क्या ये समुद्री डाकू हो सकते हैं? अराजक दानव सागर में समुद्री डाकू मिलना आम बात थी। ये खतरनाक लोग जो अपने हथियारों को खून से रंगते थे, किसी भी मुसाफिर के लिए परेशानी बन सकते थे। छोटू पहले भी ऐसे कई लोगों का सामना कर चुका था। दक्षिण पश्चिम की ओर देखो, यानिस ने धीरे से कहा। छोटू ने नजर दौड़ाई तो देखा कि उस दिशा में समुद्र की लहरों पर 100 से ज्यादा लोग खड़े थे। वो अजीब किस्म की खून सी लाल शार्क पर सवार थे। उनके शरीर पर मछली जैसे चमकते सल्क थे और उनकी आंखें गहरी लाल रंग की थी। उनकी छातियों पर शार्क टैटू साफ दिख रहे थे। छोटू ने गहरी नजरों से उन्हें देखा और बुदबुदाया, ये तो समुद्री दानव जनजाति के ब्लैड डेमन शार्क कबीले के लोग हैं। समुद्री दानव जनजाति अराजक दानव सागर की सबसे ताकतवर जातियों में से थी। उनके कई कबीले थे, लेकिन ब्लैड डेमन शार्क कबीला सबसे खूनी और निर्दयी माना जाता था। कहा जाता था कि जिन इंसानी गुटों ने उनसे दुश्मनी की, वो कभी जिंदा नहीं बचे। छोटू ने मन ही मन सोचा, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इससे पहले कि वो और कुछ समझ पाता, उनमें से एक आदमी जो खून की लाल शार्क की पीठ पर खड़ा था, जोर से चिल्लाया, यह इलाका हमारे ब्लैड डेमन शार्क कबीले के मिशन का हिस्सा है। जो इससे जुड़ा नहीं है, वो फौरन यहाँ से चले जाए। उस आदमी के हाथों में बड़ा सा त्रिशूल था और उसकी आभा से पता चलता था कि वो परमजीव रैंक का योद्धा है। छोटू को यह देखकर समझ आया
कि इस कबीले का ये जत्था काफी ताकतवर था। छोटू ने उनकी तरफ एक ठंडी नजर डाली, फिर बिना कोई बस किए दूसरी दिशा में उड़ गया। छोटू के जाते ही उनमें से एक नुकीले चेहरे वाले आदमी ने गुस्से में कहा, कमांडर जिया, वो तो सिर्फ एक आम लड़का था, उसे मारना इतना मुश्किल नहीं था, आपने उसे जाने क्यों दिया? कमांडर जिया ने ठंडी नजरों से जवाब दिया, हमें सिर्फ अपना मिशन पूरा करना है, कोई फालतू झगड़ा नहीं चाहिए। इसके बाद उसने अपने लोगों को आदेश दिया, सब फैल जाओ और जगह की तलाशी लो, हमें उसे ढूंढना है। अगर वो भाग गई तो हमारा कबीला बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। उनकी ये बात सुनकर छोटू के मन में शक और बढ़ गया। ये लोग किसे ढूंढ रहे हैं और ये मिशन इतना अहम क्यों है? हालांकि छोटू ने खुद को इसमें उलझाने का इरादा नहीं किया। उसने अपना सफर जारी रखा, लेकिन मन में सवालों की गूंज थी। अराजक दानव सागर में ऐसी घटनाएं कभी साधारण नहीं होती थी। आसमान धीरे धीरे काला हो रहा था, जिसकी ठंडी चांदनी समुद्र की सतह पर बिखरी हुई थी। समुद्र की लहरें उसे रोशनी में चमका रही थी, मानो मछलियों की तराजू हो। यह नजारा बेहद खूबसूरत था। एक छोटे से टापू पर, जहां समंदर की लहरें धीरे धीरे किनारों को छू रही थी, छोटू अलाव के पास बैठा हुआ था। आग पर मछलियां भून रही थी और उनकी खुशबू चारों ओर फैल रही थी। छोटू ने मछलियों को देखते हुए बुदबुदाया, दिन में जो लोग मिले थे वो ब्लैक डेमन शार्क कबीले के हो सकते हैं। पता नहीं आखिर वो यहाँ क्या खोज रहे हैं। अराजक दानव सागर में ब्लैक डेमन शार्क कबीला बदनाम था। उनकी बेरहमी और खून की प्यास के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। कई दलों का खात्मा सिर्फ उनकी वजह से हुआ था। छोटू ने सिर झटकते हुए कहा, जो भी हो, मुझे इससे क्या लेना देना। मुझे तो बस जल्दी से स्काई मर्चेंट इलाका पहुंचना है। इनके मामलों में उलझने का कोई फायदा नहीं। वो अपना ध्यान हटाकर भुनी हुई मछलियों पर केंद्रित करने लगा। जैसे ही उसने एक मछली उठाई और खाने की तैयारी की, तभी कहीं से गुलू की हल्की आवाज आई। छोटू सतर्क हो गया। उसने तुरंत चारों ओर देखा और चौंकते हुए कहा, कौन है वहां? पास के एक बड़े पेड़ पर हरे रंग के कपड़े पहने एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें सीधे छोटू के हाथ में पकड़ी हुई मछली को घूर रही थी। लड़की बहुत छोटी और प्यारी लग रही थी। उसका चेहरा सफेद चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी थी और उसके बाल 2 चोटियों में बंधे थे। वो इतनी मासूम और भोली लग रही थी कि कोई भी उसे गले लगा ले। लेकिन छोटू की आंखों में सावधानी झलक रही थी। ये लड़की यहाँ तक कैसे पहुंची और इतना पास आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। जंगल की खामोशी में दोनों एक दूसरे को देखते रहे। लड़की की नजरें मछली से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बार बार अपने गले में लार निकल रही थी, मानो उसकी भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही हो। छोटू ये देखकर मुस्कुरा उठा। उसकी सावधानी थोड़ी कम हुई। उसने अपना हाथ में पकड़ी मछली लहराई और पूछा, क्या तुम इसे खाओगी? हरे कपड़े पहनी छोटी लड़की ने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। उसका नाजुक और छोटा सा शरीर फुर्ती से अलाव के पास उतर गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बेचैनी से छोटू की ओर देख रही थी। छोटू मन ही मन मुस्कुराया। उसने मछली की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर जहर लगने का डर नहीं है तो खा लो। छोटी लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे जहर से डर नहीं लगता। उसकी आवाज इतनी मीठी थी जैसे चांदी की कटोरी में मोती गिर रहा हो। बिना किसी झिझक के उसने मछली ले ली और खाने लगी। छोटू उसकी भूख देखकर हैरान था। वो लगातार मछली सेंकता और लड़की को दे देता। उसने 20 मछलियां खा ली, तब जाकर उसका पेट भरा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया बड़े भाई। उसके मुंह पर अभी भी तेल की हल्की चिकनाई थी। उसकी प्यारी मुस्कान देखकर किसी का भी दिल पिघल सकता था। छोटू ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहिनी। लड़की ने अपनी चोटियों को हल्के से खींचते हुए जवाब दिया। फिर उसने पूछा, और आपका? मेरा नाम ध्रुव रायजादा है, उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टोरी हब 360। मोहिनी हंस पड़ी। नाम तो बड़ा सीधा है, वैसे मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आई हूँ। छोटू चौंक गया। तुम मेरा पीछा कर रही थी? कब से? जब तुम दिन में उन लोगों से मिले थे, मोहिनी ने जवाब दिया। ये सुनकर छोटू थोड़ा घबरा गया। दिन भर पीछा किए जाने के बावजूद उसे इसका बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। उसने पूछा, लेकिन क्यों? मोहिनी ने सिर झुकाकर मासूमियत से कहा, मुझे नहीं पता, बस ऐसा लगा कि बड़े भाई मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। छोटू ने गहरी सांस ली और कहा, तुम अजीब हो, खैर यहाँ आराम करो। मोहिनी बिना कुछ कहे पास की एक चट्टान पर लेट गई। कुछ ही पलों में वो सो गई, जैसे उसे किसी बात का डर नहीं हो। अलाव की मध्यम रोशनी में छोटू उसकी ओर देख रहा था। ये लड़की कौन है और इतनी भरोसेमंद कैसे हो सकती है, उसने खुद से कहा। तभी मोहिनी के शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी। वो चमक उसे घेर रही थी और उसी के साथ उसके शरीर पर लगे घाव खुद ब खुद भरने लगे। छोटू की आंखें फटी रह गई। ये लड़की आम नहीं है, उसने बुदबुदाया। छोटू ने गहरी सांस ली और सामने अलाव के पास सो रही मोहिनी को ध्यान से देखा। अचानक मोहिनी के शरीर से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगी, जो उसे
चारों तरफ से घेर रही थी। छोटू को इस रोशनी से अजीब सा उतार चढ़ाव महसूस हुआ। तभी यानिस की हैरान आवाज आई, अमर अतिप्रभा स्वर्ग विधि। छोटू चौंक गया। ये क्या है? यानिस ने जवाब दिया, ये अमर ऋषि बेल कबीले की एक अनोखी तकनीक है, पर मुझे हैरानी हो रही है कि ये लड़की इसे कैसे जानती है। छोटू का माथा ठनका। अमर ऋषि बेल कबीला? क्या ये लड़की उसी कबीले की है? यानिस ने बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, इसकी बनावट उस कबीले जैसी पूरी नहीं लगती, पर यह तकनीक वो ही है इस्तेमाल कर रही है। ये अजीब है, शायद इसका कोई और राज हो। छोटू सोच में पड़ गया। ये लड़की मुझसे क्यों कह रही थी कि वो मुझसे संपर्क किए बिना रह नहीं सकती? कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही? यानिस ने जवाब दिया, नहीं, वो लड़की झूठी नहीं लगती। शायद तुम्हारे अंदर की किसी चीज ने उसे अपनी ओर खींचा है। छोटू ने एक गहरी सांस ली और मोहिनी की तरफ देखा। उसकी मासूमियत और निश्चिंतता देखकर वो असमंजस में था। उसने सोचा, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। ये लड़की या तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है या बहुत बड़ी मुसीबत। ये सोचते हुए छोटू ने आंखें बंद की और अपनी साधना में लीन हो गया। अगली सुबह की हल्की रोशनी के साथ मोहिनी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली। वो अपनी हथेली पर देख रही थी, जहां कल रात तक गहरे घाव थे, लेकिन अब निशान तक नहीं था। छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सोकर उठ गई? मोहिनी ने हंसते हुए सिर हिलाया। उसने कहा, बड़े भाई, आपकी भुनी हुई मछली के लिए शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर मोहिनी एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने मुड़कर छोटू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पीछे मत आना। छोटू कुछ बोलने ही वाला था कि मोहिनी खिलखिलाते हुए रोशनी की किरण में बदलकर गायब हो गई। छोटू उसे जाते हुए देखता रहा और हंस पड़ा। उसने खुद से कहा, यह क्या था? आखिर ये लड़की कौन थी? दूर क्षितिज पर सूरज निकल रहा था, लेकिन छोटू के मन में मोहिनी के रहस्य का अंधारा अभी भी कायम था। छोटू ने मोहिनी की दिशा में ना जाकर अपने रास्ते पर चलने का फैसला किया। वो समुद्री नक्शे पर बताए गए रास्ते का अनुसरण करते हुए स्काई मर्चेंट क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। उड़ान भरते हुए करीब 2 घंटे बीत चुके थे कि अचानक उसने बाईं ओर से एक खतरनाक और हिंसक ऊर्जा का एहसास किया। उसने अपनी उड़ान धीमी की और उस दिशा की ओर देखा। वहां समुद्र में तेज लहरें उठ रही थी और कभी कभी जोर की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने युद्ध छेड़ दिया हो। क्या तुम देखने जाओगे? यानी इसकी आवाजें उसके मन में गूंज उठी। छोटू ने गहरी सांस ली और कहा, वो लड़की सीधी नहीं है, लेकिन ब्लड डेमन शार्क कबीले से उलझना किसी मुसीबत को दावत देने जैसा है। मैंने उससे बस एक बार ही मुलाकात की है। यानी इसने फिर से पूछा, फिर भी उसकी बनावट कुछ अलग है, मुझे उसमें दिलचस्पी है। छोटू ने अनमने मन से दूर से हो रहे इस हंगामे की ओर देखा और अपने विचारों में खो गया। क्या वो मुझसे जुड़ी किसी चीज से संबंधित हो सकती है? क्या ये मेरे अंदर मौजूद विनाशक पूर्वजी निशान से जुड़ा है? सोचते सोचते उसने आखिरकार तय किया कि वो जाकर देखेगा। अगर जरूरत पड़ी तो उसकी मदद भी करेगा। लेकिन ये फैसला क्यों किया? शायद इसलिए कि मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। तो आगे क्या होगा? क्या छोटू उस लड़की को बचाएगा? और आखिर उस लड़की का क्या राज है? क्या छोटू पता लगा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी हब 360 चैनल को।